dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, आज फिर हम केमिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th के लिए. इज मैटर अराउंड अस प्योर हेडिंग आप देख रहे हैं. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के फर्दर कितने टाइप्स हैं, और हमने बात की कि सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरह से हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस की कैटेगरी में आते हैं. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ सेपरेशंस. सेपरेशन करना मतलब कि अलग करना. एक हमारे पास मिक्सचर है, वो होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है, उसमें से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को, अलग अलग पदार्थों को अलग करना है. जैसे कि घर में हमने देखा है हमारी माँ चावल में से छोटे छोटे पेबल्स निकालती है, कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं उसमें से वो निकालती है. तो ये एक सिंपल मेथड है, हैंड पिकिंग जिसे कहते हैं हम. बहुत सारे अलग अलग मेथड्स, फिल्ट्रेशन मेथड आपने देखा होगा. जैसे चाय बनाने के बाद हम क्या करते हैं, चाय छन्नी जो होती है हमारी उससे ऊपर रखते हैं और चाय की प्याली भर जाती है सिर्फ चाय से, और ऊपर जो पत्ती होती है वो रेसिड्यू रह जाता है. तो ये भी एक मेथड है सेपरेशन का. हमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में से अलग किया, चाय पत्ती को अलग किया चाय से. ये भी प्रोसेस है एक फिल्ट्रेशन, ये भी एक मिक्सचर का सेपरेशन का प्रोसेस है. इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. हम एक एक करके सारे प्रोसेस को डिटेल स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं इवेपोरेशन से. इवेपोरेशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि जैसे नमक, समुद्र में के पानी में नमक की मात्रा यानी कि सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. उसमें से क्या करेंगे लोग, उसमें से बड़े बड़े सेक्टर्स बनाते हैं और उन सेक्टर्स में समुद्र के पानी को फैला दिया जाता है. हमने पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं हम कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मैटर जो है वो अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें तो वो इवेपोरेशन की रेट उसकी बढ़ जाती है. अब हमने क्या किया, समुद्र के पानी को लिया, सी वाटर, और हमने उसे एक बड़े से चैम्बर में रख दिया और धूप के सामने और सनलाइट के सामने रख दिया. उससे क्या होगा, सनलाइट के सामने क्या होगा, इवेपोरेशन की रेट उसकी बढ़ जाएगी. सरफेस एरिया बढ़ा है तो उससे भी इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी. और इवेपोरेशन किसका होगा, पानी का. इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट से अलग किया जाता है, यानी कि एक ठोस को किसी द्रव से अलग किया जाता है. ये लॉजिक तो नॉर्मल है कि ठोस बाद में उबलेगा, पहले द्रव उबल जाएगा. इवेपोरेशन का प्रोसेस अगर देखें तो लिक्विड जो है वो पहले इवेपोरेट होगा, सॉलिड बाद में होगा. सॉलिड तो होता भी नहीं है इवेपोरेट, कैम्फर को छोड़कर. तो उस प्रोसेस में हम पानी की सतह को फैला देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और इवेपोरेशन हो जाता है. सेम प्रोसेस में अगर मान लो हम घर में वो इवेपोरेशन का प्रोसेस करना चाहें तो हम क्या करें, सिंपली पानी और नमक मिलाएं और गैस पर रख दें. गैस की वजह से पानी उबलना शुरू होगा, पानी उबलेगा और वो जो सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का वो पूरा का पूरा उबलना शुरू होगा. धीरे धीरे हम देखेंगे पानी की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और साथ में नमक हमें नीचे तली में मिल जाएगा. ये नॉर्मल प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का. अब इवेपोरेशन का यूज़ कहाँ होता है, तो इंक में से या डाई में से कलर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है इवेपोरेशन मेथड का. तो हम देखते हैं, लिखेंगे हम, इट इज used to separate non-volatile solute from volatile solvent. एग्जाम्पल में हम लिख दें सॉल्ट प्लस वाटर. इसके साथ हम क्या लिख दें कि evaporation is a process which is used to separate solute dissolved in water. इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, जो फिजिकल प्रोसेस जिन्हें आप कहेंगे, वो हम क्या लिखेंगे, फिजिकल प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं. पहला तो हैंड पिकिंग, दूसरा सीविंग,
या फिर फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन भी होता है एक, जिसमें कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग किया जाता है किसी जंक से। जो आयरन वगैरह होते हैं उनको मैग्नेट उनके सामने ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेंगी वो सारी अट्रैक्ट होंगी, बाकी सारी चीज़ें वही रह जाएंगी। तो जंकयार्ड से आयरन को अलग करने के लिए मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो आप सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि डाई से कलर को कैसे निकालें, इंक से डाई को कैसे निकालें। तो उसके लिए लेफ्ट साइड में आपके पास एक डायग्राम आएगा, आप उसे कॉपी करें, डायग्राम बनाएं अपनी कॉपी पे, और मैं राइट साइड में उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला डायग्राम आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंक से हमने कलर को अलग किया है। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक वॉच ग्लास को पानी के बीकर पे रखा गया है और वॉच ग्लास में इंक डाली गई है, और उस इंक में क्या किया गया, उसको नीचे से बॉयल किया गया। बॉयल होने से पहले सबसे पहले क्या बॉयल होगा, ये जो पानी है बीच में वो बॉयल होगा, उसकी स्टीम से फिर इंक बॉयल होगा, और तब जाके स्टीम इंक में से जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे इवेपोरेट हो जाएंगे और वहाँ सूखी इंक हमारे पास, यानी कि सूखा डाई कलर, वो हमारे पास अवेलेबल होगा। तो क्या क्या सामान हमें इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया इसमें, आप देखो। वॉच ग्लास, एक बीकर फुल ऑफ वाटर और हीट। अब पहला प्रोसेस क्या होगा, आप देखो पानी जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वैसे उसके वेपर जाकर वॉच ग्लास में लग रहे हैं, वॉच ग्लास के तली पर जाकर लग रहे हैं वो वेपर्स, और वॉच ग्लास को गर्म कर रहे हैं। अब वॉच ग्लास अगर गर्म होगा तो उसके ऊपर रखी इंक भी गर्म होगी। डायरेक्ट अगर हम उसे गर्म करना शुरू करें, डायरेक्ट वॉच ग्लास को हीट पर रख दें, गैस पर रख दें, तो क्या होगा, पूरा का पूरा इंक इवेपोरेट हो जाएगा और उसमें जो इंक सॉल्यूट जो डस्ट है, इंक डस्ट है, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एक तरीके से ये होता है। तो पानी जब उबलेगा उसकी स्टीम से वो वॉच ग्लास गर्म होगा, और वॉच ग्लास जब गर्म होगा तो उसमें रखा हुआ इंक भी गर्म होगा। अब इंक में क्या है, पानी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो पानी जैसे ही उस स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा, वॉच ग्लास का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा और इंक में अवेलेबल पानी उबलना शुरू करेगा। अब इंक का पानी इवेपोरेट होना शुरू हुआ, इवेपोरेट होते 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 उसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें इंक वहाँ पर सॉल्यूट में अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि जितना भी सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व था वो सारा का सारा सॉल्यूट उसमें निकल के बाहर आ जाएगा। और ये आप ना समझें कि जो इंक हमने लिया है वो बहुत क्वांटिटी में लिया है, वो बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं हम, ताकि जल्दी से इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। जो अगर बहुत सारा इंक हम वहाँ वॉच ग्लास में भर देंगे तो पहले पानी गर्म होगा, उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद पानी गर्म होने के बाद वॉच ग्लास गर्म होगा, तब जाकर वो इंक को गर्म करेगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, इसलिए इंक अगर कम क्वांटिटी रहेगी तो वो जल्दी इवेपोरेशन के चांसेस बनेंगे। आई होप आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मिल्क से क्रीम को अलग करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल है, वैसे इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं इस प्रोसेस के। तो हम मिल्क से, दूध से मक्खन को अलग करेंगे। अब कैसे अलग करें, फिल्टर पेपर लें, दूध को उसमें डालें, तो फिल्टर पेपर से दूध अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिल्टर पेपर से ये जो पार्टिकल्स हैं, क्रीम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं पूरी तरह से, और वो पूरा का पूरा दूध आपको फिल्टर पेपर से नीचे मिलेगा विद क्रीम। उसको सेपरेट करना फिल्ट्रेशन प्रोसेस से संभव नहीं है। तो हम क्या करें उसके लिए, हम सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक मशीन होती है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूग। उस मशीन से हम इसको अलग करते हैं। आपने देखा है घरों में कि दाल को यूं उसमें कुछ गोल सर्कुलर सा चलाते हैं यूं तेज़ी से। उस चलाने का प्रोसेस ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को, जैसे मक्खन घर में निकालते हो, आपने देखा होगा यूं करके छाछ वगैरह निकालते हैं उससे, उस प्रोसेस को ही सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड जो है ये फिजिक्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड है। जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उस पर
उस पार्टिकल पर, जो पार्टिकल रोटेट कर रही है, घूम रही है, उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। बाहर की तरफ सेंटर है कि सेंटर के चारों तरफ वो घूम रहा है, तो उस पार्टिकल पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बाहर जाना चाहेगा वो उस सर्कल से, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है कि ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सस्पेंशन को फॉलो करते हैं, जो तली में बैठ सकते हैं, उसको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसके लिए लिखूंगा, इट इज द मेथड used to separate suspended particles of solute from a liquid। अब एक बीकर ऐसा लेते हैं हम, बड़ा सा, या बर्तन हम इसे कह दें, इसके अंदर एक एक्सेल से, और यहाँ से इसको घुमाने के लिए यहाँ एक मोटर असेंबली हम फिट कर देते हैं, और इसमें हमने मिल्क रख दिया, यानी कि दूध का एक बर्तन लिया बड़ा सा, और इस बर्तन को हमने थोड़ा फिक्स कर दिया ताकि ये बर्तन हिले डुले ना। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ मिल्क, ताकि आपको लगे वाटर नहीं है, और यहाँ हम लिख देते हैं रोटेटिंग एक्सिस। अब होता क्या है, इस मिक्सचर को, ये एक मिक्सचर है, मिल्क और क्रीम का मिक्सचर है, इस मिक्सचर को मोटर की हेल्प से हमने बहुत तेजी से इसमें ये रोटेटर ब्लेड जो है इसे घुमाना शुरू किया। बहुत तेजी से जब ये घूमेगा तो जो मिल्क है इसके अंदर, उसे वो बाहर की तरफ, दीवार की तरफ फेंकना शुरू करेगा। दीवार क्या, कंटेनर की जो वॉल है उसके चारों तरफ फैलना शुरू होगा। आप इसको घर में भी कर सकते हो, ग्लास में आप पानी लो और उसे यूं तेजी से घुमाना शुरू करो, आप देखोगे पानी की लेयर जो है वो ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये शेप आ जाता है पानी का, वी शेप, और वो पानी बिल्कुल नीचे से आपको दिखना शुरू होगा, नीचे से ऊपर तक यूं खोखली हो गई है और वो दीवार की तरफ भागना चाह रही है, ग्लास की वॉल की तरफ। तो उस प्रोसेस में हम जब दूध को इस रोटेटिंग ब्लेड के थ्रू बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो दूध में जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो कि क्रीम है, वो सेटल डाउन नीचे की तरफ बैठ जाती है तली में, और दूध ऊपर की तरफ आना शुरू होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो पार्टिकल्स नीचे तली में बैठ जाते हैं, और जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है वो पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं। इसी प्रिंसिपल को सेंट्रीफ्यूगन का प्रिंसिपल कहते हैं, या सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल कहते हैं। तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स विथ हायर डेंसिटी gets settled at the bottom and particles of lower density goes up। इसका मतलब क्या हुआ, जिन पदार्थ के कणों का घनत्व, डेंसिटी ज़्यादा होती है वो तली में बैठ जाते हैं, और जिन पदार्थ के कणों का घनत्व यानी कि डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चले जाते हैं। यही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। तो क्रीम की डेंसिटी दूध से ज़्यादा होती है, इसलिए क्रीम तली में बैठना शुरू हो जाता है और दूध ऊपर की तरफ जाता है, और इस प्रोसेस से क्या करते हैं, दूध से क्रीम को हम अलग कर लेते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूसेस हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो साइंटिफिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अभी मैं लिखता हूँ, इसे आप कॉपी करें। ओके, अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला, इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट।
लेबोरेटरी के अंदर हम अपना खून जांच करने के लिए देते हैं, यूरिन जांच करने के लिए देते हैं, तो वो एक्चुअली में इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड में जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग करने का यही एक मेथड है। अब फिल्टर पेपर में डालेंगे तो ब्लड पूरा का पूरा बाहर, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो प्लेटलेट्स निकालते हैं, जो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सारी चीज़ें निकालते हैं, प्लाज्मा निकालते हैं। आजकल आपने सुना है कोरोना में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कहीं पर दिल्ली में भी आई थिंक हुए हैं ऐसे केसेस। तो उसमें वो इसी मेथड से इन सब चीज़ों को अलग करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस विच इज़ बीइंग यूज्ड एज अ मेथड ऑफ सेपरेशन। साथ ही साथ ये एक और जगह इस्तेमाल हो सकता है हमारे घरों में, यूज्ड इन होम टू सेपरेट क्रीम और बटर फ्रॉम मिल्क। दूध से क्रीम मक्खन निकालने के लिए घरों में, जैसे मैंने सबसे पहले ही इस बात को डिस्कस किया, तो ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है घरों में। अब अगला मेथड क्या होगा, अगले और क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका, हमारे घर में ही इसका इस्तेमाल है वॉशिंग मशीन में। आपने देखा होगा कपड़े धुलने के बाद वो वॉशिंग मशीन तेज़ी से घुमाता है कपड़ों को, बहुत तेज़ साउंड होता है उस समय। वो एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कपड़ों में से पानी को बाहर कर रहे हैं निचोड़ के। आप एक काम करो, आप एक एग्जांपल कर सकते हो, आप कोई भी टॉवल लो, पतली सी टॉवल या कोई भी टी शर्ट वगैरह, उसे पानी में भिगो कर निचोड़ो और फिर उसमें से पानी को रहने दो उसमें थोड़ा, और उसे घुमाना शुरू करो यूँ खुले में करना छत पे, ताकि आपको आपके घर में वो पानी के छींटे ना पड़े। तो आप जब ये प्रोसेस करोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद उसमें से सारा का सारा पानी बाहर गया ऑलमोस्ट। अब वो सिर्फ उसमें पानी के अंश हैं जो कि कपड़े के अंदर हैं, जो पानी रिंज होकर बाहर आ रहा था वो पानी निकल चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपने फोर्स उस पर लगाना शुरू किया, गोल गोल घुमाना शुरू किया, उस केस में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाने लगे। उसमें सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर, इस फोर्स का नाम है, सेंटर से दूर फोर्स लगता है तो वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाना चाहेगा और सारा का सारा पानी स्क्वीज हो जाता है बाहर। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल क्या किया था वॉशिंग मशीन में, पानी बाहर निकालने के लिए। कपड़े निचोड़ कर तो देगा आपको, तभी तो आप सूखने दोगे उसे। तो वो निचोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तो हाथ है नहीं कि लिया और निचोड़ दिया, तो वो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है और कपड़े से पानी को बाहर निकालता है। तो लिखेंगे हम it is used in washing machines to squeeze out water from clothes। ये बात हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की। अब चूंकि हमने एक लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने का तरीका सीखा, अभी हमने दो प्रोसेस सीखे, इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम बात करते हैं कि दो लिक्विड्स को मिला दें, दोनों लिक्विड आपस में डिसॉल्व हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा लिक्विड है। जैसे पानी और अल्कोहल को मिला दें तो पता नहीं चलेगा पानी कितना और अल्कोहल कितना, दोनों मिक्स हो जाएंगे। उस तरह के लिक्विड्स को हम कहते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। या पानी में से हम ऑयल को मिलाएं तो मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, उसका घनत्व तो कम होता है, तो वो तैरेगा पानी पर और पानी नीचे। तो दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स और इमिसिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल लिक्विड्स यानी जो आपस में घुल जाते हैं, और इमिसिबल लिक्विड्स जो आपस में नहीं घुलते। इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करने का मेथड हम पढ़ते हैं, आप इसे कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रोसेस हम देख रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब हो गया जो आपस में घुल ना सके, जो एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो सके। ऐसा तभी संभव है जब दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग हो, या तो एक ज़्यादा गाढ़ा है दूसरा हल्का है, या तो एक के मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है दूसरे की मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। यानी कि ऐसे लिक्विड्स जिनका घनत्व एक दूसरे से अलग हो उन्हें ही हम अघुलनशील द्रव्य कहते हैं। अघुलनशील द्रव्य की बात कर रहे हैं हम, जो एक दूसरे में घुल ना सके। इन्हें अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम फनल का यूज़ करते हैं। तो हम लिखें सबसे पहले, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट two
immiscible liquids having different densities दो लिक्विड्स हैं और दोनों की डेंसिटीज अलग अलग हैं, उन लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए दो लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। ऑब्वियसली एक की डेंसिटी ज्यादा और एक दूसरे की डेंसिटी कम ही होगी, यही पॉसिबिलिटी है। और क्या चाहिए हमें, फनल चाहिए। फनल आपने देखा है, ये है फनल। अब इस फनल में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें दोनों लिक्विड्स को डालेंगे। The two liquids are mixed and poured into the funnel. हमने क्या किया, दोनों लिक्विड्स लिए, दोनों को मिक्स किया और हमने फनल में डाल दिया। हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं, मिक्सचर वर्ड इस्तेमाल करूंगा मैं इसलिए क्योंकि हमने उसे प्रॉपरली मिक्स किया। वो मिक्स नहीं होगा ये अलग बात है, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन जब हम उसे बहुत तेजी से मिक्स करेंगे तो एक झाग प्रोड्यूस होता है। उस झाग के हटने का हम वेट करेंगे और इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब बिल्कुल अकेले में छोड़ देंगे, एकांत में। तो इन दोनों का जब हम छोड़ेंगे अलग से तो हम दिखेगा कि थोड़ी देर के बाद पानी की लेयर नीचे और उस पर जो ऑयल हमने मिक्स किया उसके साथ वो ऑयल की लेयर ऊपर। मैं एग्जांपल पानी और वाटर और ऑयल का ही ले रहा हूं। वाटर एंड ऑयल। अब यहां आपको एक डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं हम दो अलग अलग इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। अब देखो आप, नीचे पानी और ऊपर तेल, क्योंकि तेल की डेंसिटी घनत्व कम है तो वो ऊपर चला गया, पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व ज्यादा है तो वो नीचे तली में बैठ गया। अब हमने यहाँ टैप को अभी बंद किया हुआ है। अब टैप बंद करने से क्या होगा, वो स्टेबल कंडीशन में है। अब हमें दोनों को अलग करना है, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। टैप को हम ओपन करेंगे, उससे क्या होगा, पानी बूंद बूंद करके हम उसे गिरने देंगे। बहुत तेजी से खोलेंगे तो हो सकता है ऑयल फिर से मिक्स हो जाए और उसके गिरने के चांसेस भी नीचे रहते हैं। हमने धीरे से टैप को ओपन किया और उससे क्या हुआ, धीरे धीरे पानी की बूंद एक एक बूंद करके गिरनी शुरू हो जाएगी। अब जब वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंचेगा जहां की पानी बिल्कुल पूरा का पूरा फ्लो होकर नीचे आ जाए और वहां पर सिर्फ ऑयल ही बचे, हम टैप को बंद कर देंगे। अब नीचे एक हमने बीकर रखा हुआ है, पानी जो हमने मिक्स किया था वो पूरा बूंद बूंद करके बीकर में अलग हो गया और उसमें क्या बचा, उस फनल में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ तेल, ऑयल। वेरी सिंपल मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। दोनों को हमने आसानी से अलग कर लिया है ना, तेल अलग और पानी अलग। ये मेथड बहुत जगह इस्तेमाल होता है तेल और पानी को अलग करने के लिए, बिल्कुल कॉमन मेथड है। आप इसे कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस मेथड का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसे कहते हैं सब्लिमेशन मेथड, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि। सब्लिमेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैस एंड गैस कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड। बीच में लिक्विड का कोई फेज ही नहीं आता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठोस से डायरेक्ट सीधा का सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन होने की विधि को या प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो हम लिखेंगे सब्लिमेशन मेथड। इसके बारे में हम लिख लें, इट इज अ मेथड used to separate sublimable volatile solute from non-sublimable impurity। इसका मतलब
कि जो इम्प्योरिटी हमने मिलाई है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने मिलाया है, उसमें जो सब्लिमेट हो सकता है, जो ठोस से गैस में यानी कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम मानते हैं प्योर सब्सटेंस। और जो वहाँ रह जाएगा, जो रेसिड्यू मिलेगा हम लोगों को अवशेप, उसे हम मानते हैं इम्प्योरिटी। अब मान लो सॉल्ट और कैम्फर, नमक और कपूर, इन दोनों को हम अलग करना चाहें तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस कैम्फर, यानी ये कैम्फर जो कपूर है उसका केमिकल नेम हम लोग जानते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और सॉल्ट के बारे में हम तो जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl, साधारण नमक जिसे हम कहते हैं। अब इन दोनों को अलग करना है तो दोनों को सबसे पहले मिक्स करेंगे। दोनों वाइट कलर में होते हैं। दोनों को जब हम मिक्स करके अलग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो हम उसके लिए क्या करें, ये सामने डायग्राम आपके, आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या सेटअप लगाया गया है, एक फनल को उल्टा करके रखा गया है और उसके नीचे वॉच ग्लास में नमक और कैम्फर यानी कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर रखा गया है। अब इसे नीचे से हीट किया गया, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे प्रॉपर्टी नमक की का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नमक का गलनांक वो बहुत ऊंचा होता है। तो अब सब्लिमेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो कपूर इसके अंदर रखा हुआ है वो पहले ही वाष्पीकृत यानी कि इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर का टेम्परेचर जो फनल के ऊपरी हिस्सा आपको दिख रहा है, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको फनल की ग्लास से चिपके हुए। तो ऊपर जब पहुँचेगा कैम्फर, गैस फेज में, जो गैसियस फेज में जो कैम्फर है गैसीय अवस्था में, वो ऊपर पहुँचेगा, ऊपर टेम्परेचर कम हो जाएगा। नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम है। जैसे ही ऊपर टेम्परेचर कम मिला, ये क्या करेगा, वापस गैस से ठोस में बदलना शुरू हो जाएगा, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सब्लिमेशन क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड पहुंच जाएगा गैस में, और टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस वापस सॉलिड में पहुंच जाएगा। तो ऊपर गया, जैसे ही वहाँ पर टेम्परेचर इससे कम मिला और ऊपर हमने रुई से उसके नॉब को, उसके ऊपरी हिस्से को बंद कर दिया है। अब वो ऊपर इवेपोरेट हो नहीं सकता, तो वहाँ क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होकर वो ठोस में यानी कि सॉलिड में वापस कन्वर्ट होकर जम जाएगा उसकी परत में। और नीचे जो मिक्सचर है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, उसमें से अमोनियम क्लोराइड यानी कि कैम्फर पूरी तरह से अलग होकर ऊपर जाकर चिपक जाएगा, ऊपर चिपक जाएगा उनकी सतह पर। अब यहाँ नीचे हमारे पास क्या बच गया, NaCl, और ऊपर हमारे पास क्या बच गया, कैम्फर। अब हम उसे वापस खुरच के निकाल सकते हैं, फिर वापस हीट करके अलग अलग प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से दोनों चीज़ें अलग हो गई। सब्लिमेशन एक बहुत आसान प्रोसेस है, जिसमें से कि सब्लिमेबल यानी कि जो पार्टिकल सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, उन्हें हम अलग कर सकते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से, यानी कि जो आसानी से द्रवित ना हो सके, आसानी से गैस अवस्था में ना जा सके, या जिनका गलनांक बहुत उच्च हो, उनको हम अलग कर सकते हैं सब्लिमेबल पार्टिकल्स से। अब यहाँ मैं लिख दूं कि सॉलिड से गैस और फिर से गैस से सॉलिड, ये प्रोसेस जो है ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। इसमें सॉलिड से गैस जाने के लिए हीटेड और गैस से सॉलिड आने के लिए कूल्ड। सॉलिड से गैस में पहुंचाना है तो क्या करें, उसे गर्म करें, और गैस से सॉलिड में पहुंचाना है तो उसे क्या करें, हम ठंडा करें। क्लियर है आपको? आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर। जितने भी डायग्राम हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उसे आप फेयर कॉपी में वापस नोट डाउन करें, उसके बारे में लिखें, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसे नोट बनाएं और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, कंटिन्यूसली पढ़ाई करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोज़ पहुँचाएँ ताकि वो शेयर कर सकें, और पढ़ते रहें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।